हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक। इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। इससे पहले इसके परिचय के हम नजर डालते हैं पैसे जी। बिना भूगोल के इतिहास सदैव अधूरा रहा है स्टूडेंट। ये सत्य है कि बिना भूगोल के हमारा इतिहास ही नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। भूगोल इतिहास के अध्ययन का एक अनिवार्य भी घटक भी है, क्योंकि ये उस भौतिक और मानवीय वातावरण को समझ प्रदान करता है जिसमें ऐतिहासिक घटना घटित हुई है। प्रकृति ने मानव को प्रारंभ से ही बहुत कुछ दिया है। मानव और प्रकृति व पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। मानव को खाने के लिए फल सब्जी, पीने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण आदि प्रदान किया। इसलिए मानव प्रकृति पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं, दूसरी ओर दक्षिण में हिंद महासागर, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, मरुस्थल और द्वीप आदि पाए जाते हैं। इसके साथ साथ भारत यानी कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो भारत की एक भौगोलिक विशेषता यह भी है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से यानी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.50 डिग्री के कोण पर है। भारत में लगभग हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, उष्णकटिबंधीय, वर्षा। तो ये सारी जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में काफी भौगोलिक विविधता है। भारत के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भारत की भौगोलिक आकृति तथा जलवायु अलग अलग है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व, खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषा आदि भी अलग अलग पाई जाती है, जिसके आधार पर भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। मानव बस्तियों के विकास में पर्यावरण का अहम रोल रहा है, जैसे हड़प्पा, मेसोपोटामिया आदि। ये जो सभ्यता थी ये पर्यावरण की वजह से ही फली फूली थी। इन सभी सभ्यता का विकास नदी के किनारे तथा उपजाऊ भूमि क्षेत्र के कारण हुआ है, जो पर्यावरण ने इन सभ्यताओं को काफी विकसित किया। जब हम अपने अतीत या इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम उस भूगोल, पर्यावरण और उन प्राकृतिक क्षेत्रों को समझने और जानने का प्रयास करें जिन्होंने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा कुछ परिचय। चलिए अब बात करते हैं आगे कि भारत के बुनियादी प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत के प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, तो भारत विभिन्न स्थलाकृति या प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है और एक विशाल देश माना जाता है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। डेफिनेटली जो मैदानी क्षेत्रों पर रहने वाले लोग हैं वो अपने मैदानी क्षेत्रों, जहां तक वो मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है वो उससे परिचित है।
क्योंकि मैदान में रहने के साथ मैदान में रहने की जो क्वालिटी है, जो मैदानी क्षेत्र यानी जो मैदान है, ये मैदान कैसे बना और मैदानों में क्या क्या फसलें उगाई जाती है, या मैदानी क्षेत्र में जल कहाँ से आता है और मिट्टी कैसी है, इन सब की हमें भली भांति जानकारी प्राप्त रहती है। इसलिए कहा जाता है कि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो हमें दूर दराज तक फैले हुए विशाल मैदान को हम पूरी तरह जानते होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो कश्मीर या हिमालय में रहता है वो वहाँ की घाटियों के बारे में पूरी तरह नॉलेज रखता है। जैसे हम अपने मैदानी क्षेत्रों के बारे में रखते हैं नॉलेज, ऐसे ही वो पर्वतीय क्षेत्र वाले लोग भी अपने क्षेत्र की घाटियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पहाड़ों की होने वाली घटनाओं के बारे में भली भांति परिचित होते हैं। तो वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगर बात करें तो हिमालय पर्वत, सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत हमारी भू आकृति के आधार पर अगर मोटे तौर पर वर्गीकृत करते तो तीन है, नहीं तो सामान्य तौर पर हमारी जो भू आकृति है भारत की वो हमारी 6 प्रकार की है। जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता क्या है, जो हमने पहले पढ़ा उसको विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। वो हमने 3 कैटेगरी में बांटा गया, लेकिन हमारे 6 प्रकार के भू आकृति भू भौगोलिक क्षेत्र हैं। पहला है हिमालय पर्वत। तो भारत की जो पहचान है वो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत से, और ये भारत का जो हिमालय पर्वत है वो सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। चलिए हिमालय पर्वत के बारे में बात करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी हिमालय पर्वत को एक युवा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। यानी इसकी जो फैलाव है, यानी जो हिमालय की जो श्रृंखला है उसकी जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में फैली हुई, यानी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, याद रखना। तो दुनिया की सबसे ऊंची है, याद रखिए, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर मानी जाती है। ये अपनी रमणीक घाटियों, यानी इसके अंदर इतनी घाटियां हैं, जो कश्मीर की घाटी, हिमालय में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियों के कारण प्रसिद्ध है। इस तरह से ये हमारा हिमालय पर्वत है जो सबसे ऊंचा विश्व का माना जाता है। दूसरा हमारी भू आकृति है उत्तरी मैदान। जी, तो उत्तरी मैदान के बारे में बात करें, जो भारत की दूसरी भू आकृति है उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र से लाई गई मिट्टियों से, यानी इन नदियों के मिश्रण से हमारा उत्तरी मैदान बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, क्योंकि जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, और ये उपजाऊ ये पहाड़ों से लाई गई जो मिट्टियां होती है, मृदा जो बहुत उपजाऊ होती है, जहाँ खादर बांगर का निर्माण होता है वो यही मिट्टियां होती हैं। इसमें फसल यानी खेती करना बड़ा आसान होता है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। आकृति की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 भाग माने जाते हैं। यानी अगर हम उत्तरी भाग को अगर देखें तो उसके 4 भाग हैं, जैसे कि भावर, तराई, भांगर और खादर। यानी ये 4 प्रकार के भाग मिलते हैं उत्तरी मैदान के अंदर आते। ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर खान पान की और औद्योगिकरण ज्यादा है, और यहाँ पर लोगों को जन सुविधाएं ज्यादा अधिक पाई जाती हैं। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता व अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर अनुकूल जलवायु है, पानी अधिक है, सिंचाई व्यवस्था ज्यादा पाई जाती है, मृदा आवरण यानी मृदा उपजाऊ पाई जाती है। यहाँ पर जमीन पर यानी खेतों पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं उपजाऊ बनाने के लिए। यहाँ की जमीन ही अधिकतर उपजाऊ पाई जाती है, क्योंकि ये 3 नदियों से मिलकर बना है, यानी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से ये उत्तरी मैदान जो है काफी उपजाऊ पाया जाता है। ये दूसरा हो गया हमारा। और तीसरा जो है भू आकृतिक क्षेत्र यानी इसकी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार है तीसरा।
तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, यानी त्रिभुजाकार है। आपने देखा होगा भारत के अंदर ऊपर पहाड़ है, बीच में मैदान है, और जो नीचे का जो आपने देखा होगा त्रिभुजाकार जो आकृति है, जो नीचे जैसे कि एक मुहाल जो मधुमक्खियों का छत्ते की तरह जो लटका हुआ है, ये हमारा प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय जो तीन और समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो अग्नीय और तथा रूपांतरित शेलों से बना है। जी, ये प्रायद्वीपीय पठार अग्नीय और रूपांतरित जो शेलें हैं ना, चट्टाने, उनसे मिलकर बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह से बना है। यानी ये गोंडवाना, ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो गोंडवाना भूमि है ना, वो टूट कर चटक कर वो जो आया, तो वो हमारे प्रायद्वीप से जुड़ गया, भारत से जुड़ा एशिया में आकर, तो उसी को कहा गया अफवाह, यानी भेकर आकर यहाँ पर जुड़ा। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसकी ऊपरी भाग का ढाल उत्तर तथा पूर्व की ओर है। अगर हम इसका ढाल देखें, उत्तर से पूर्व की ओर है। और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, यानी अगर हम देखें पश्चिम की तरफ से उठा हुआ है, और पूर्व की तरफ से नीचे कम ढाल वाला है। इस पठार में दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, यानी दो पठार पाए गए। और इस पठार में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जैसी दो घाट भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार हुआ। अभी तक हमने तीन भूआकृति पढ़ी। पहले हमने पढ़ा हिमालय, दूसरा पढ़ा उत्तरी मैदान, और तीसरा पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार। अब बात करते हैं मरुस्थल के बारे में। जी, तो ये भूआकृति का जो चौथा पॉइंट है, और इसकी विशेषता भी इसमें पढ़ना है। अगर आप भूआकृति का कोई भी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को मास्टर तरीके से आप पुटअप कर सकते हैं। तो मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। चलिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी यानी मिलीमी से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब आप जानते ही हो, रेगिस्तान जिसे कहते हैं, और यहाँ पर बारिश भी कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। जब बारिश नहीं होगी और रेतीली जमीन होगी, तो यहाँ पर वनस्पति भी कम पाई जाती है, और यहाँ पर वनस्पति जो मिलेगी वो एक मरुस्थल के आधार पर कांटेदार वाली फसल, ओ मतलब जो वनस्पति वो मिलेगी थोड़ी बहुत। और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं, कि जो नदी है, जो वर्षा में ही जो सरिताएं दिखती हैं, वो बालू में ही विलीन हो जाती है। और इस मरुस्थल की जो नदी है, लूनी नदी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है, और इसमें अधिकतर ये जो नदी है, ये वर्षा पर निर्भर रहती है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर हम बात करें तो इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति का अभाव भी पाया जाता है। चलिए बात करते हैं तटीय मैदान के बारे में। जी, जो हमारे भारत के जो प्रायद्वीपीय के जो तटीय मैदान है, उसके बारे में इसको 5वें भाग में वर्गीकृत किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, फैली हुई है। इसका पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच ये एक संकीर्ण मैदान है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार और दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके तीन भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई और गोवा, मध्य भाग को कंकड़ मैदान, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल भी है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण भी है। ये तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। भारत के द्वीप समूह। जी, भारत में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप ये केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। द्वीपों का ये समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की एक श्रृंखला है। ये आकार में बहुत बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये दो भागों में है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इनमें पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा ये घने जंगलों से आच्छादित है। ये द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से भारत के दो द्वीप है जिनके बारे में बात करें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो ये हमारा भूगर्ती वाला टॉपिक रहा है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।